यहाँ है ना डायरीज के सेट पे एक बहुत ही अच्छी मूवी की मुझे वो लाइंस और सॉन्ग याद आ रहा है। रुकमणी रुकमणी शादी के बाद क्या क्या हुआ, कौन जीता कौन हारा। भाई बहुत खूबसूरत सॉन्ग और बहुत ही अच्छी उसकी पिक्चराइजेशन। पहले ना ऐसा हुआ करता था कि बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती थी कि जो भी कुछ होगा शादी के बाद होगा। कुछ तो ऐसा है जो आज भी छुपा हुआ है, कुछ तो ऐसा है जो आज भी जानना है, कुछ भी तो ऐसा है जिसके बारे में आज भी ऐसे ना कानों में बातें करनी है, विस्पर करना है, आँखों में एक चमक आ जाती है, क्यूरियोसिटी आ जाती है। कुछ बातें हैं, अरे भाई अब सब मैं थोड़ी बोल दूँगी, कुछ बातें तो जो आज हमारे एक्सपर्ट हैं जिनका नाम है जॉली अरोड़ा, सेक्सोलॉजिस्ट हैं एंड ही इज़ फ्रॉम जयपुर एंड मेरा नाम है वर्तिका जैन। डायरीज बाय वर्तिका में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्कार। हमारे डायरीज के शो पे फर्स्ट इंडिया प्लस न्यूज़ रूम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब आप एक सेक्सोलॉजिस्ट हैं, तो सबसे पहले तो मुझे एक बात ये बताइए कि डेयरिंग सब्जेक्ट है। मैंने देखा है सेक्सोलॉजिस्ट कम हैं, तो जब आपने सब्जेक्ट चुना कि मुझे सब्जेक्ट में कुछ करना है तो एक बहुत अरसा पुरानी बात हो गई, तो आपके मन में कुछ हिचक थी या कि मैं परिवार को कैसे बोलूँगा या मैं फैमिली को कैसे फेस करूँगा या मैं कैसे डील करूँगा जो भी अपने पेशेंट्स आएंगे? दिस वाज अराउंड 2000 जब मेरे वन ऑफ माय सीनियर्स टोल्ड मी कि व्हाई डोंट यू डू सेक्शुअल मेडिसिन। मैं ऑर्थोपेडिक्स में था दुलभ में और मैंने हॉस्पिटल खोला तो वी वर डूइंग जनरल प्रैक्टिस ऑल्सो, क्योंकि 25 साल मैंने हॉस्पिटल चलाया। तो वो उस दौरान 2000 में ही सेड व्हाई डोंट यू जॉइन सेक्शुअल मेडिसिन। अच्छा। तो मैंने थोड़ा हिचका में कि बस ये तो नॉर्मली क्वालिफाइड लोग नहीं है इसमें, तो कहने नहीं यू शुड कम, क्योंकि इस सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट एवरी अदर चीज़ उसमें आके कन्वर्ज हो रही है। चाहे एंडोक्रोनोलॉजी देखो, डायबिटीज़ वगैरह में प्रॉब्लम आती है, आप साइकेट्री में देखो, स्किन में देखो, गैनी वालों को दिक्कत, अल्टीमेटली इनफर्टिलिटी में उनको हेल्प चाहिए उसके और ऐसे करके आप यू देखेंगे ऑलमोस्ट एवरी अदर ब्रांच, न्यूरो मेडिसिन, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, यू टॉक ऑफ एनीथिंग इट एंड्स देयर। तो फिर लगा, मैंने कहा उसके बाद मैरिजेस, एडोलेसेंट काउंसलिंग, तो ये बहुत कुछ है। बट अब अगर आप देखते हैं कि स्कूल्स में कोएड है, बच्चे को एजुकेशन के स्कूल्स हैं और वहाँ से अगर हम शुरुआत करते हैं तो अगर आप देखो 14 इयर्स के बच्चे या इससे बिलो एज के बच्चे इस चीज़ में इन्वॉल्व होने लगे हैं, तो ये चीज़ कहाँ तक सही है, कितनी गलत है, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? व्हेन दे कम टू द मैच्योरिटी, हार्मोन्स अपने आप ही कुछ क्रिएट करते हैं, उनके चेंजेस लाते हैं, डिज़ायर्स क्रिएट होती हैं, कुछ तो कुदरत सिखा देती है उनको जी, कुछ वो एक दूसरे को देख के आपसे वो कहते हैं अट्रैक्शन वो डेवलप हो जाता है, तो वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। नुकसान तो होता ही है क्योंकि आप एक डायरेक्शन हट जाते हैं। मेल्स वो भी यंगर जनरेशन IQ चेंज हो गया बिकॉज ऑफ पहले तो टीवी था, फिर उसका मोबाइल आ गया एग्जैक्टली। तो इसके कारण उसके आफ्टर इफेक्ट्स तो हैं, उसके गलत दे गो नो रॉन्ग डायरेक्शन। आजकल के CBSE ने भी सेक्स एजुकेशन कंपलसरी करी है स्कूल्स में जी, टीचर्स को ट्रेन भी करते हैं। अच्छा। पर टीचर्स खुद ही शर्म करते हैं बात करने में। तो हमारा ये मानना है कि बेस्ट एजुकेटर्स आर द पेरेंट्स और बच्चों को शुरू से सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए। सेक्स एजुकेशन का ये मतलब नहीं कि आप सीधे इंटरकॉर्स और अदर चीज़ें समझा रहे हैं, आप उनको समझा रहे हैं कि व्हाट आर बॉडी पार्ट्स। फॉर एग्जांपल इफ़ आई टेक कि जो बच्चे हैं स्कूल गोइंग, जो अभी स्टार्ट ही हुए हैं, प्री स्कूल वाले हैं, उनको आप ये बताते हैं नाक है, ये आँख है, ये कान है और वो सब कुछ है। बट व्हेन इट कम्स टू द बॉडी पार्ट्स, वजाना है, पेनिस है या बटक्स है, इसको अवॉइड कर देते हैं। बिल्कुल वो गलत बात है, जबकि देखा जाए तो इम्पोर्टेंट पार्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कल को कोई उसको गलत तरीके से उस एरिया में टच करता है तो बच्चा कम से कम आके ये तो कह सकता है पेरेंट्स को उसने मेरे बटक्स पे हाथ लगाया या उसने मेरे वजाना की तरफ उसने किया या उसने ब्रेस्ट एरिया में हाथ फेरने की कोशिश करी। तो चाइल्ड शुड नो द वर्ड्स। ये तो हमारी थॉट है कि हम उसको गलत समझते हैं। बच्चा तो इनोसेंट होता है, उसको आप जैसे आँख नाक कान बताएंगे तो वैसे वो भी उसको एज इट इज ले जाएगा। वो तो मेच्योरिटी जब आती है तो उनको थोड़े डेवलपमेंट होता है तो हार्मोन्स बोलते हैं उनके। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि यू शुड टीच योर चिल्ड्रन फर्स्ट। अब पेरेंट्स आर एजुकेटर्स, वो नहीं
शर्म करते हैं बात करने में, तो टीचर्स इज नेक्स्ट वन। जी। अब टीचर्स भी शर्म करेंगे तो अल्टीमेटली डॉक्टर्स के पास ये पार्ट आता है समझाने का। तो बेसिकली मेरा मानना है कि शुरू से बचपन में ही बच्चों को थोड़ा समझाना शुरू करेंगे। अच्छा। व्हाट इज़ क्या रीज़न है क्या नहीं है, आप कॉन्फिडेंस डेवलप करें उनके साथ। पहले के ज़माने में यही था कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखते थे, रिस्पेक्ट रखते थे सबके लिए। और हम ये यदि हम कम्युनिकेशन नहीं करेंगे बच्चों से, उस चीज़ को छुपाएंगे, बच्चा अपने आप ढूंढ लेता रास्ता। जी। और आज की डेट में तो मोबाइल के साथ तो और बड़ी बहुत मुश्किल हो गई रास्ते है कि वो आपको पता ही नहीं चलता वो क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा है। डॉक्टर साहब, अभी आपने बात करी मोबाइल हाथ में सबके रहता है, और अभी स्पेशली जब कोविड गया उसके बाद तो मतलब मोबाइल बच्चे के हाथ में बिल्कुल ऐसा हो गया कि उसके लिए तो वो अधिकारी हो गया कि होमवर्क भी उस पर आना है, क्लासेस भी उस पर चलनी है। बट ऐसे में इसके मिसयूज़ जो हुए वो है पॉर्न। अभी काफ़ी सारे आपके पास तो केस आए होंगे कि 9 इयर्स की बच्चियां या बच्चे या 10 इयर्स की मतलब पॉर्न देख रहे हैं, और पॉर्न देखने की वजह से ही उनके अंदर जो है कि कुछ चीज़ों की क्यूरियोसिटी भी आई है, और एक्सप्लोर करना, क्योंकि उनको ये नहीं पता। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि पॉर्न देखना बच्चों के लिए तो हार्मफुल है ही, लेकिन पॉर्न जब बच्चे देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, और यही पॉर्न बड़े भी देख रहे हैं? देखो, इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं। पॉर्न इनिशियली शायद हो सकता है इसलिए शुरू किया होगा लोगों को एजुकेट करने के लिए, हाउ टू हैव सेक्स, समथिंग लाइक दैट। पर वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। अब इट हैज़ बिकम ए इंडस्ट्री, और वो क्या है, वो उसमें कोई लिमिट नहीं है उसमें। आपने उसके कारण कि उस पोर्न के कारण इवन पीडियोफिलिया हो रहे हैं और दूसरी कंप्लेंट्स आ रही हैं, और इवन बच्चे जो देख रहे हैं उनको इमेच्योर माइंड है। आप यदि उनको डायरेक्शन नहीं देंगे, उनको यदि उनके वॉच करने के ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे, दिल को एस्ट्रे, वो अपना रास्ता भटक जाएंगे 100%। तो आपको उसका थोड़ा सा रेगुलेशन करना चाहिए, उसमें कुछ गवर्नमेंट को करना चाहिए आइडियली, कि वो इसने एज ग्रुप में, मैं देख रहा था कुछ डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली कुछ गवर्नमेंट्स ने सर्टन एज ग्रुप के नीचे सोशल नेटवर्क मना कर दिया। उसका एडवांटेज यही है, इनडायरेक्टली सोशल नेटवर्क के साथ साथ वो अनाप शनाप चीज़ें भी नहीं देखेंगे जो नॉर्मली उनकी एज ग्रुप नहीं है। और पेरेंट्स को भी वॉच करना चाहिए। देखो, आपको कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कि बच्चे पे रेगुलेशन रखें। जैसे आप देखो, माँ बाप का काम ये है कि बच्चे को राइट डायरेक्शन दिखाना। बच्चे को नहीं पता होता मेरा डायरेक्शन कौन सा है, ठीक है कौन सा गलत है। जैसे पढ़ाई में कहते हैं पढ़ाई में मन लगाओ, ये करो, तुम गेम्स खेलो। अब हम मोबाइल देते हैं अपने हेडेक दूर करने के लिए कि ठीक है तू बिजी रहेगा, तू मोबाइल देख ले। पर उसमें नुकसान ये है कि चिल्ड्रन हैव बिकम मोर एडिक्टेड, एक नशा हो गया उनको। आप उनके लेके देखो, आपने कई बार पेपर में पढ़ते होंगे बच्चों ने सुसाइड कर लिया या रिएक्ट कर लिया या वायलेंट हो गया। ऑल दीज थिंग्स अराइज ओनली जस्ट बिकॉज वो एडिक्शन बन गया है। आपको यदि खुद ही रास्ता दिखाएंगे उनको तो बच्चे को, तो क्या पता वो क्या कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। पेरेंट्स का काम है उसको लुक आफ्टर करने। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो मेल में एक फीमेल को अट्रैक्ट करती है कि मतलब पर्टिकुलर, ऐसे तो देखो सबकी थॉट अलग है, मेरी थॉट भी कुछ और हो सकती है, किसी और की थॉट कुछ और हो सकती है, लेकिन एक कॉमनली एक मेल में क्या ऐसा देखा जाता है कि एक फीमेल को अट्रैक्शन आता है? देखो, आपने खुद ने क्वेश्चन का आंसर दे दिया कि हर एक का दिमाग अलग होता है। किसी को हाइट पसंद आती है, किसी को पर्सनालिटी पसंद आती है, किसी का एग्रेसिवनेस पसंद आता है, किसी की साइलेंट रहने का वो अच्छा लगता है कि ये बिल्कुल शांत आदमी है, मेरे केयरिंग है। अल्टीमेटली देखा जाए तो फीमेल को जो चाहिए उसको एक तो लविंग पर्सन चाहिए, केयरिंग पर्सन चाहिए। नहीं, ये तो इमोशन चीज़ें हो गई। फिजिकली क्या ऐसा होता है जो अट्रैक्ट करता है? वेरी डिफिकल्ट टू से। एंड चलिए, फीमेल में ऐसा क्या लगता है कि एक मेल अट्रैक्ट होता है? चलो, फीमेल को तो आपने सही कहा कि इमोशंस के साथ फीमेल कनेक्ट हो जाती है, लेकिन एक मेल को किसी फीमेल में अगर इंटरेस्ट आता है तो ऐसा क्या देख के आता है कि हाँ, एक कमेंट्स भी आने लगते हैं पीछे से और बातें भी, 4 मेल खड़े हैं, वहाँ से एक फीमेल बैठी है या बातें चल रही हैं, ओ मतलब विस्परिंग शुरू हो जाती है ना? क्या होता है, वो किसी की आवाज़ में पसंद आता है, किसी की पर्सनालिटी पसंद आती है। मैंने कहा इसमें भी डिफरेंस है। अच्छा। किसी के बॉडीली कोई अट्रैक्टिव होती है, कोई फेशियल अट्रैक्टिव होता है, किसी के बाल अट्रैक्टिव होते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा। वो आपको क्या पसंद है, वो आपकी साइकोलॉजी डिपेंड करता है।
फीमेल्स के एक फिगर बनाया हुआ है. व्हाट अबाउट दिस 36? एक 36 साइज है ना, जैसे कि मेल्स के लिए 6 है तो एक फीमेल के लिए 36 बना हुआ है भाई, परफेक्ट, ना ज़्यादा ना कम. तो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? देखो ऐसे नोबडी इज परफेक्ट देखा जाए तो, पहली बात तो, और 36, 24, 36 अक्सर ये वर्ड यूज़ करते हैं आपके, तो वो जस्ट वो मैंने कहा अपने दिमाग की सोच है वो, कि मेरे को ये चीज़ अट्रैक्ट करती है, वो लड़की सुंदर है, स्लिम है, ऐसा है, ये अपनी अपनी थॉट है. किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है. देखो हर एक में कुदरत ने एक मान के चलना, ऊपर वाले ने हर एक में कोई ना कोई बढ़िया क्वालिटी डाली है जी. वो क्वालिटी किसको क्लिक करेगी किसको नहीं करेगी, यू कांट बी श्योर. बट ये चीज़ें मैटर नहीं करती. ये तो अपनी साइकी है कि मेरे को उसका फिगर पसंद है, उसका वो पसंद है, ठीक है, यू गेट अट्रैक्टेड. मैंने कहा ना मेल उसकी प्रवृत्ति होती. एक मूवी थी बहुत पहले, पति पत्नी और वो, संजीव कुमार जी की, ठीक. उसमें एक डायलॉग मारते हैं, ही वाज मैरिड एंड ही हैड अ क्रश ऑफ हिज सेक्रेटरी आल्सो. तो वो कहता है कि आदमी का दिल है ये बांटना चाहिए. तो वो ऐसे इशारा करके देते, तो वो ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक्सप्लेन कर दिया उसने कि आदमी भटकने की आदत है, वो एक जगह रह करके सेटिस्फाइड नहीं होता, वो उसका खामियाजा भी भुगतता है. आजकल देखते हैं अपन. और यदि स्टेबिलिटी चाहिए तो फीमेल अपने आप को तभी समर्पित करती है जब तक वो श्योरिटी नहीं होती कि आई एम गोइंग टू लिव विद दिस पर्सन देयर आफ्टर. ये है ना. पर यंगर जनरेशन में आजकल कुछ चेंज हो गए हैं जिसको वन हैज टू एक्सेप्ट इट. दे डोंट माइंड लूजिंग द वर्जिनिटी just for the sake of it, just to find out what the thing is. देखो आपका ओरिएंटेशन क्या है, आप what do you accept it, morality आप किस लेवल पे रखते हैं, आपको क्या पसंद है, आपको लगता है कि मेरे को करियर इज मोर इम्पोर्टेंट, देन यू गो अहेड विद दैट. वो प्रॉब्लम्स वो अंडर द कार्पेट ही हैं. वो शुगर डैडी वाला अभी बहुत चल रहा है. शुगर डैडी इज़ लाइक 75 प्लस का इंसान है या 70 प्लस है, तो उसको कोई 17 ईयर्स की लड़की के संग वो कोलैबोरेट नहीं कर लेते कि लाइक मैं आपकी चीज़ों को पूरा कर रहा हूँ, एंड वो 17-18 ईयर्स की गर्ल जो है वो उसके लिए 20-21 साल की लड़की अवेलेबल रहती है, क्योंकि उसको लगता है कि इनसे मुझे पैसा मिल रहा है, पावर मिल रही है, चीज़ें मिल रही हैं. तो उस मेल को उससे एक नई एनर्जी मिलने लग जाती है. मतलब फिर उसको लगता है कि यस अच्छा लग रहा है, तो फिर वो दूसरी फीमेल्स के साथ और कांटेक्ट में आने लगता है. फिर एक बार जब ये चीज़ें स्टार्ट होती है तो वो चलती रहती है, फिर वो नॉर्मल हो जाती है. कितना गलत है ये चीज़, मतलब किस हद तक हमारी बॉडी को मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है. देखिए मटिका जी, सिंपल आपको इस चीज़ समझनी पड़ेगी, हर एक की प्रायोरिटीज अलग है लाइफ की. नहीं, बट इससे हमारी फिजिकल बॉडी पे क्या कुछ असर आता है? वो लड़की को सोचना चाहिए ना जो शादी कर रही है, नहीं मेरी रिक्वायरमेंट पूरी सिर्फ बैंक बैलेंस से हो जाएगी या मेरे फिजिकल रिलेशनशिप भी ठीक है. ये चीज़ दोनों के साथ अपन देखते हैं कि कुछ 70 साल के लोग 12 साल 13 साल की लड़की से शादी करते हैं ना, अपनी अपनी सोच. छोटी में सेक्स हो जाता है क्या 12-13 साल की एज में? तो वजाइन इज देयर स्टिल, फिर भी. अब देखो आइडियली तो नहीं होना चाहिए बिकॉज द चाइल्ड इज टू स्मॉल, बट अब वो एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ये. मैं रिलीजियस पॉइंट से भी सोच सकता हूँ, कोई दूसरा कहता है कि नहीं आई हैव डिजायर्स फॉर दैट. देखो इस दुनिया में बहुत तरह के भ्रम है, अपन को सबको एक लेवल पे नहीं डाल सकते. मैं तो यहाँ पे बात कर रही हूँ कि सपोज कोई मेल है और वो अपनी 45-50s की एज में बहुत सारी गर्ल्स के साथ इन्वॉल्व हो चुका है ना, फिजिकली, और उसको लगता है कि मुझे ऐसे ही रहना है और मुझे तो ऐसे ही अच्छा लग रहा है. तो वो क्या उसकी फिजिकल हेल्थ को कोई डैमेज करता है, या उसको आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम डिजीज़ हो सकती है, मतलब कोई इन्फेक्शन काइंड ऑफ हो सकता है, और या उसकी परफॉर्मेंस लेवल कम हो सकती है. मतलब क्योंकि जब आप अलग बॉडी के साथ कांटेक्ट में आते हो तो आपका जो चार्म है सेक्स के प्रति वो डिफरेंट हो जाता है, बहुत ही अलग हो जाता है. तो उसको एक प्लेजर मिलने लगता है मेंटली भी. तो वो चीज़ को आप कहाँ वैलिडेट करते हैं कि वर्तिका ये चीज़ फिजिकली हमें आगे इन्फेक्टेड कर सकती है या इट्स अ सेफ? जो मल्टीपल पार्टनर से इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ती है, वो एज ग्रो करती है. यू वांट अ पार्टनर हु कैन स्टे विद यू फॉर लॉन्ग टाइम, जिससे आप कम्युनिकेट कर सो. सेक्स की डिज़ायर इतनी नहीं होती जितनी एक पार्टनरशिप और एक
कंपेनियन की ज़रूरत पड़ती है। आपके पास आती होंगे ना ऐसे कुछ चीज़ें, हस्बैंड वाइफ अगर आपके पास आते हैं तो उनके किस तरीके की चीज़ें रहती हैं उनके मन में, क्या क्या क्वेश्चंस लेकर आते हैं वो आपके पास? वेरिड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल और वो कई बार फीमेल कहती है कि चलो तुम जाके दिखाओ, मेरा तो काम होता नहीं, तुम्हारा काम हो गया। दैट इंडिकेट्स कि देन आई हैव टू गो इनटू द हिस्ट्री। पता चलता है कि मेल जल्दी करने की प्रवृत्ति रहती है, फोर प्ले नहीं कर रहा है, पार्टनर तैयार नहीं हुआ, क्योंकि बिकॉज फीमेल रिक्वायर्स मोर टाइम। जी, पहले के ज़माने में ये सब चीज़ें कोई बोलता नहीं था, अंडर द कार्पेट रह जाती थी, लेकिन आजकल फीमेल्स भी कहती हैं कि मेरी भी डिज़ायर है, मेरा भी राइट है। जी, तो वो आकर के अल्टीमेटली वो मेल तो ईगो इतना स्ट्रांग होता है कि वो अक्सर सेक्सोलॉजिस्ट के चैम्बर में घुसता ही नहीं है। हाँ, उनको लगता है कि जब मतलब तक हाँ, सिर से पानी ऊपर नहीं जाता है, फीमेल जब तक धमकाती नहीं है कि मैं घर जा रही हूँ, तुम नहीं कर रहे हो तो मेरा काम कुछ नहीं हो रहा है, नथिंग लाइक इट, मैं देन उस प्रेशर में दे कम्स टू माई चैम्बर एंड देन एट टाइम्स डायरेक्टली भी कई लोग आते हैं। एक ने देखा, एक दो दिन में उसको कंट्रोल नहीं हुआ, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो रहा था, ही केम डायरेक्टली। कुछ अभी मैरिज हुई थी हाल ही में। और आइडियली ये होता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है, डॉक्टर से जाके एडवाइस लें, जो क्वालिफाइड आदमी है वो आपको एडवाइस करेगा, आपकी हेल्प करेगा। एंड आई फील यदि आप उसको निगलेक्ट करते हैं ना, ऑल प्रॉब्लम्स स्टार्ट फ्रॉम द बेडरूम और फिर डिवोर्स तक पहुंच जाती हैं। कुछ मेल ऐसे होते हैं जिनको डेली सेक्स चाहिए होता है ना, एवरी डे, और जब पीरियड्स आते हैं फीमेल को तो वो उस समय भी कितना मतलब सही रहता है पीरियड्स के टाइम पे सेक्स करना, ठीक है? देखो, पहला तो ये कि मेल्स रोज करना चाहते हैं, देखो आपकी डिजायर पे डिपेंड करता है, आपकी थॉट पे डिपेंड करता है। इन्फेक्शन नहीं होता? नहीं, पीरियड्स की बात नहीं करूँ मैं। हाँ, पीरियड्स में यदि वो सेक्स करता है, देखो इन्फेक्शन का सोर्स तो सबसे बड़ी हुई प्रॉब्लम, इफ यू यूजेस द कंडोम तो ही कैन डू इट। अच्छा, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता, बट इज इट एक्सेप्टेबल टू द फीमेल और इज इट एक्सेप्टेबल टू द मेल, ये सब चीज़ें उन पर, मैंने कहा ना, रूल्स मियाँ बीवी खुद बनाते हैं जी। पर आइडियली अवॉइड कर दे तो अच्छी बात है। फीमेल को भी प्राइवेसी चाहिए होती है उस दौरान। और प्रेगनेंसी टाइम में जब प्रेग्नेंट रहते हैं तो हम कौन से मंथ तक? फर्स्ट हम इसमें कहते हैं सेकंड क्वार्टर इज गुड इनफ, आप उसमें कर सकते हैं सेक्स। अच्छा, फर्स्ट और लास्ट में एडवाइस नहीं करते हैं, उस वक्त रिस्की होता है थोड़ा। तो मतलब आपको ऐसा लगता है कि एक अच्छी लाइफ के लिए सेक्स इज मस्ट? सेक्स इज वन पार्ट ऑफ इट। देखो, मैरिज में सेक्स इज नॉट द ओनली थिंग। मैरिज में सेक्स इज अ पार्ट ऑफ द साइकिल। उसमें कई और चीज़ें, कंपेनियनशिप है, रिलेशनशिप्स हैं, लव है, अफेक्शन है, बच्चों की अपब्रिंगिंग है, घर वालों के अपब्रिंगिंग। मैरिज इज अ कंसाइज ऑफ सो मेनी थिंग्स। यंगर एज ग्रुप में सेक्स इज इम्पॉर्टेंट, बाद में कंपेनियनशिप इज मोर इम्पॉर्टेंट। एक वो है दही वाले बैक्टीरिया, अगर इफ यू व्हाइट डिस्चार्ज, यस, तो वो मतलब अगर वो दही वाले बैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं तो आपके हिसाब से पहली बार ये वर्ड सुन रहा हूँ, दही वाला। शायद गायनोकोलॉजिस्ट ज़्यादा सुनती होंगी इंस्टेड ऑफ मेरे। हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी के व्हाइट डिस्चार्ज कहते हैं हम उसको जी, यस। जी। तो वो क्या होता है, दैट्स अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। अच्छा, और क्या होता है, जब यदि हमको पता चलता है कि मेल कह रहा है कि मेरे को सेक्स करने में मेरे को हरदम बर्निंग सेंसेशन होती है या कोई प्रॉब्लम है, तो मैं हरदम कहता हूँ राइट इन्वेस्टिगेशन फॉर बोथ ऑफ देम, कि आप दोनों टेस्ट कराओ। यदि मैं मेल को ठीक कर दूंगा, वापस जब वो सेक्स करता है तो वापस उसको इन्फेक्शन मिल जाएगा। तो दोनों पार्टनर्स को साइमल्टेनियसली ट्रीटमेंट देना पड़ा। आज हमारे संग सेक्सोलॉजिस्ट रहे जॉली जारोड़ा जी, और जिन्होंने हमें बहुत सारी बातें बताई। तो ये उन्होंने खुद चीज़ें बताई कि आपकी बॉडी टू बॉडी कितनी सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन जो एक सामने निष्कर्ष आता है कि सेक्स पे बात करना बहुत ज़रूरी है, इसकी एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। शादी को बहुत खूबसूरत बनाने के लिए सेक्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बात जॉली जी कहते हैं। और इसके लिए उनसे कंसल्ट करें, आप किसी भी सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाएं और बात करें। हमारे आज के टॉक शो का एक यही मकसद रहा। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी अगर आपके दिमाग में है तो बेझिझक आप हम तक पहुँचाइए। थैंक यू।